और चलिए लंच टाइम की शुरुआत करते हैं। नौसेना इन दिनों अपने शौर्य और पराक्रम की मिसाल पेश कर रही है। विशाखापट्टनम में मिलन 2024 युद्धाभ्यास में नौसेना के हवाई योद्धा जांबाजी की अद्भुत तस्वीरें भी पेश कर रहे हैं। आज हार्बर फेज युद्धाभ्यास का आखिरी दिन है। कल से सी फेज की शुरुआत हो जाएगी। इस युद्धाभ्यास में 51 देशों की सेनाएं हिस्सा ले रही हैं। इस पूरी एक्सरसाइज में नौसेना ने अपने युद्ध कौशल से ये साबित कर दिया कि वो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेनाओं में से एक क्यों है। दुनिया देख रही है भारतीय नौसेना का पराक्रम। समंदर की लहरें दे रही हैं नौसेना की जाबाजी का प्रमाण। सागर से आसमान तक जाबाजों की शौर्य गाथा। नौसेना के जंगी जहाजों से लेकर युद्धक विमानों की दहाड़ से गूंज रहा आसमान। 19 फरवरी से विशाखापट्टनम में शुरू हुआ सबसे बड़ा युद्धाभ्यास मिलन 2024 अब अपने चरम पर पहुंच चुका है। 2 फेज में आयोजित किए जा रहे युद्धाभ्यास का अभी हार्बर फेज चल रहा है, जिसमें भारत समेत 51 देशों की नौसेनाएं अपनी ताकत का जौहर दिखा रही हैं। आज हार्बर फेज का आखिरी दिन है और फिर कल से 27 फरवरी तक सी फेज का आयोजन होगा। विशाखापट्टनम में मिलन संयुक्त नौसेना अभ्यास के उद्घाटन समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शिरकत की और कार्यक्रम का औपचारिक उद्घाटन किया। युद्धाभ्यास का शुभारंभ सेना के बैंड मार्च के साथ हुआ। तीनों सेनाओं के साथ कोस्ट गार्ड्स और स्पेशल फोर्सेस के जवानों की परेड देखने के लिए पूरा शहर उमड़ पड़ा। एक के बाद एक रंगारंग कार्यक्रम ने समा बांध दिया। इस युद्धाभ्यास को देखने के लिए लाखों की संख्या में लोग समंदर किनारे जुटे थे। युद्धाभ्यास में 30 जंगी जहाजों के साथ भारतीय नौसेना के बाहुबली INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य ने पहली बार एक साथ समंदर की लहरों पर अपना पराक्रम दिखाया। समंदर में युद्धपोत और उसके ऊपर आसमान में मंडराते हेलीकॉप्टर की गर्जना से पूरा इलाका गूंज उठा। मिलन 2024 की शुरुआत नौसेना के हवाई लड़ाकों ने की। नौसेना के MiG-29 के विमानों की दहाड़ से पूरा आसमान गूंज उठा। आसमान में पूरी रफ्तार से उड़ान भरते हुए ये विमान फ्लेयर्स भी छोड़ रहे थे। नौसेना के ये वो प्रहरी हैं जो आसमान में उड़ान भरते हुए समंदर की सरहदों की हिफाजत करना बखूबी जानते हैं। इनकी पैनी नजर से हिंद के समंदर का कोई भी कोना अछूता नहीं रहता। फाइटर विमानों के बाद बारी थी बरसों से नौसेना के सबसे भरोसेमंद रहे हेलीकॉप्टर चेतक की। ये हेलीकॉप्टर सेना का वो सिपहसालार है जो तेज रफ्तार में उड़ने के साथ साथ हवा में एक ही जगह रुककर चारों तरफ निगरानी कर सकता है। इनका इस्तेमाल सर्विलांस के साथ साथ सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में भी किया जाता है। हवाई संतुलन बनाए रखने में इन हेलीकॉप्टर्स का कोई मुकाबला नहीं। ये हेलीकॉप्टर सेना के वो सिपहसालार हैं जो तेज रफ्तार में उड़ने के साथ साथ हवा में ही एक ही जगह रुककर चारों तरफ निगरानी कर सकते हैं। इनका इस्तेमाल सर्विलांस के साथ साथ सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में भी होता है। हवाई संतुलन बनाए रखने में इन हेलीकॉप्टर्स का कोई मुकाबला नहीं। मिलन युद्धाभ्यास सिर्फ नौसेना की ताकत की नुमाइश नहीं है, ये युद्धाभ्यास रक्षा में आत्मनिर्भर होते भारत की मिसाल भी है। नौसेना का ये एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव स्वदेशी तकनीक से हिंदुस्तान में ही बना है। चेतक, ध्रुव और सी किंग हेलीकॉप्टर्स की ये तिकड़ी मुश्किल से मुश्किल हालात में भी रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे सकती है। इन तीनों हेलीकॉप्टर्स ने इस युद्धाभ्यास में अपने हुनर का प्रदर्शन किया। अगर समंदर की तूफानी लहरों के बीच कोई शख्स फंस गया तो ये हेलीकॉप्टर उसके लिए देवदूत बनकर सामने आते हैं और चंद मिनट में ही ये मिशन जिंदगी को अंजाम दे सकते हैं।
इसके बाद मार्कोस कमांडो के साथ इन 3 हेलीकॉप्टर्स ने बड़े ही शानदार तरीके से एंट्री ली। इन हेलीकॉप्टर्स की मदद से मरीन कमांडो बेहद कम वक्त में अपने टारगेट तक पहुंच जाते हैं। ये कमांडो सिर्फ समंदर के रास्ते से ही नहीं बल्कि आसमान के रास्ते भी मिशन को पूरा करना जानते हैं। ये कमांडो दुश्मनों की नजरों से बचते हुए पैराशूट की मदद से अपने टारगेट तक पहुंच सकते हैं। तिरंगे से सजे पैराशूट के साथ ये कमांडो जब समंदर तक बढ़े तो वहां मौजूद हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा हो गया। ये कमांडो आसमान में जाबाजी की मिसाल है। हजारों फीट की ऊंचाई से छलांग लगाने के बाद ये कमांडो बिल्कुल सटीक जगह उतरने का हुनर जानते हैं। MiG-29 के साथ चेतक हेलीकॉप्टर ने समंदर की लहरों के ऊपर उड़ान भरी। इनके साथ ही नौसेना के हेलीकॉप्टर ध्रुव, MH-60R सी किंग, कोमो और तमाम लड़ाकों ने आसमान में शौर्य और जाबाजी की अद्भुत मिसाल पेश की। इस युद्धाभ्यास में नौसेना ने आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन को भी अंजाम दिया। अभ्यास के दौरान दिखाया गया कि कैसे आतंकियों ने तट पर लोगों को बंधक बना रखा है। खबर मिलते ही नौसेना के ये जाबाज बोट के जरिए तेजी से तट तक पहुंचते हैं और इसके बाद आतंकियों को मौत के घाट उतारकर बंधक को छुड़ा लेते हैं। नौसेना के युद्धाभ्यास मिलन 2024 में 51 देशों की नौसेना भाग ले रही हैं। 27 फरवरी तक चलने वाले इस युद्धाभ्यास में भारतीय नौसेना को दूसरे देशों की नौसेना की काबिलियत परखने का बेहतरीन मौका भी मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भारतीय नौसेना के अस्त्र भंडार में अब एक्सटेंडेड रेंज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की संख्या बढ़ने वाली है। नौसेना के लिए 200 से ज्यादा ब्रह्मोस खरीद की डील को मंजूरी मिल गई है। लगभग 25 साल पहले भारत और रूस की साझेदारी से बनी ब्रह्मोस को वक्त के साथ न केवल और घातक बनाया गया बल्कि धीरे धीरे ये स्वदेशीकरण भी होता गया। आज इसकी गिनती दुनिया के सबसे ताकतवर मिसाइल्स में से की जाती है। ये हिंदुस्तान की मिसाइल पावर है। ये भारत का ब्रह्मोस अस्त्र है। वो ब्रह्मोस जो सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठे शत्रु का नाश करने में सक्षम है। वो ब्रह्मोस जिसके आगे अमेरिका की टॉमहॉक मिसाइल की रफ्तार भी आधी है। वो ब्रह्मोस जिसके प्रहार की आंच से शत्रु पल भर में स्वाह हो सकता है। जल्दी ही दुनिया की सबसे ताकतवर मिसाइल में से एक ब्रह्मोस भारतीय नौसेना की ताकत में इजाफा करने जा रही है। भारतीय नौसेना के असले में 200 से ज्यादा ब्रह्मोस एक्सटेंडेड रेंज मिसाइल शामिल होने वाली हैं। सीसीएस यानी सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी ने नौसेना के युद्धपोतों पर तैनाती के लिए 200 से ज्यादा ब्रह्मोस एक्सटेंडेड रेंज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। सीसीएस ने बुधवार शाम को हुई बैठक में एक बड़ा फैसला लेते हुए लगभग 20,000 करोड़ रुपए के सौदे को मंजूरी दे दी। ब्रह्मोस एरोस्पेस और रक्षा मंत्रालय के बीच मार्च के पहले सप्ताह में कॉन्ट्रैक्ट पर साइन होने की तैयारी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नौसेना के लिए कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला किया है, जिसके तहत भारतीय नौसेना को 200 ब्रह्मोस मिसाइल दी जाएंगी। सुपरसोनिक मिसाइल है। करीब 20,000 करोड़ के सौदे के बाद 200 ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल भारतीय नौसेना के अलग अलग जो युद्धपोत हैं, डिस्ट्रॉयर हैं, बड़े शिप हैं, उन पर तैनात की जाएंगी। एंटी शिप मिसाइल के तौर पर ब्रह्मोस भारतीय नौसेना की ताकत को बढ़ाएगी। भारतीय नौसेना जिस तरह के चुनौतियों का मुकाबला कर रही है, भारतीय नौसेना को 200 सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल से लैस करने से एक भारतीय नौसेना की मारक क्षमता कई गुना बढ़ेगी। बता दें कि ब्रह्मोस एंटीशिप और अटैक ऑपरेशंस के लिए नौसेना के मुख्य हथियारों में से एक है। नौसेना के पास फिलहाल ब्रह्मोस के 2 वेरिएंट्स हैं, जिसमें पहला है शिप लॉन्च एंटी शिप वेरिएंट, यानी जंगी जहाज से लॉन्च करते दूसरे जंगी जहाज पर हमला करने वाला वर्जन, और दूसरा वेरिएंट है शिप लॉन्च लैंड अटैक वेरिएंट, यानी कि जंगी जहाज से जमीन पर मौजूद किसी बेस को उड़ाने के लिए हमला किया जा सकता है। यूं तो ब्रह्मोस भारत और रूस का जॉइंट वेंचर है, लेकिन हाल के सालों में आत्मनिर्भर भारत मिशन पर जोर देते हुए ब्रह्मोस एरोस्पेस मिसाइल में स्वदेशी सामग्री बढ़ाने पर लगातार काम किया जा रहा है। पिछले 2 से 3 सालों में ब्रह्मोस मिसाइल में स्वदेशी कंपोनेंट्स में अच्छा खासा इजाफा भी किया गया है। इन तमाम बदलावों के बाद ब्रह्मोस के कई सफल परीक्षण भी किए जा चुके हैं। मई 2023 में ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का INS मार्मुगाओ से सफल परीक्षण किया गया था। मिसाइल अवे। इससे पहले मार्च 2023 में इंडियन नेवी ने अरब सागर में अपने कोलकाता क्लास के डिस्ट्रॉयर से भी ब्रह्मोस का सफल परीक्षण किया था। DRDO के डिजाइन किए गए बूस्टर के साथ तब ब्रह्मोस मिसाइल ने अरब सागर में टारगेट पर सटीक हमला किया था। तो वहीं दिसंबर 2022 में बंगाल की खाड़ी में ब्रह्मोस एयर लॉन्च मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया जा चुका है। वायुसेना ने मिसाइल को सुखोई Su-30 फाइटर एयरक्राफ्ट से टेस्ट किया था। टेस्ट के दौरान मिसाइल ने टारगेट की गई शिप को बीचों बीच हिट करके ध्वस्त कर दिया था। यह मिसाइल के एयर लॉन्च वर्जन के एंटी शिप वर्जन का सफल परीक्षण था। ब्रह्मोस मिसाइल जो है ये मीडियम रेंज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसको लैंड से, सी से, एयर से, शिप से, सबमरीन से, सब जगह से इसको लॉन्च किया जा सकता है। 15 किलोमीटर तक की इसकी ऑल्टीट्यूड रह सकती है फ्लाइट में, और अगर इसकी खूबियत ही देखें तो 3 से 4 मीटर की हाइट पर भी ये स्किमिंग टेक्नोलॉजी के साथ भी समुद्र के बस 5 मीटर के ऊपर से भी जाके वो शिप्स को फायर एंड टारगेट भी कर सकता है। ब्रह्मोस का जो हम लोग का जो रेंज है, जो एक्सटेंडेड रेंज 800 किलोमीटर तक भी वो जा सकता है। ब्रह्मोस के जो बाकी वेरिएंट्स है 650 किलोमीटर तक भी उनका रेंज जा रहा है। ब्रह्मोस को जो हम लोग बना रहे हैं वो मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत पूरा बन रहा है, और DRDO इसको बना रहा है, और साथ में रशिया की भी एक कंपनी है। और ब्रह्मोस का अगर नाम भी अगर देखें तो ये ब्रह्मपुत्रा रिवर और मॉस्को में जो मस्कवा रिवर है, उन दोनों को जोड़कर इस नाम को भी बनाया गया है। ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम को भारतीय नेवी के अंदर आने से भारतीय नेवी की ओर सशक्तिकरण भी हो जा रही है, और मेक इन इंडिया प्रोग्राम से हम लोग का एक बहुत बड़ा बूस्ट भी मिल जा रहा है। जिस तरह से 200 से ज्यादा अभी ऑर्डर्स भी आ रहे हैं इंडियन नेवी के इसके लिए। ब्रह्मोस की इसी ताकत और काबिलियत के चलते हाल ही में कई देशों ने ब्रह्मोस को खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है। फिलहाल फिलीपींस को ब्रह्मोस निर्यात करने की तैयारी चल रही है। मार्च के अंत तक भारत और फिलीपींस के बीच $375 मिलियन की डील के तहत ब्रह्मोस का एक्सपोर्ट शुरू किया जा सकेगा। ये किसी देश के साथ DRDO की अब तक की सबसे बड़ी डिफेंस डील है। यानी ब्रह्मोस न केवल भारत की तीनों सेनाओं की ताकत में लगातार इजाफा कर रही है, बल्कि रक्षा से जुड़े दुनिया के रण क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत का परचम भी बुलंद कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण कब पड़ेगा? सूर्योदय सूर्यास्त का वक्त क्या है?
अच्छा मुहूर्त कब है, ऐसी ही कई सटीक जानकारियां वैदिक घड़ी से मिल सकेंगी। 1 मार्च को उस वैदिक घड़ी का उज्जैन में लोकार्पण है, जिसके लिए 85 फीट का टावर तैयार हो चुका है। ये दुनिया की पहली ऐसी डिजिटल वॉच होगी जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम के साथ भारतीय काल गणना करेगी। महाकाल की नगरी उज्जैन में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी 1 मार्च से शुरू होने जा रही है। 1 मार्च को इस घड़ी का लोकार्पण है। इस घड़ी को विक्रमादित्य वैदिक घड़ी नाम दिया गया है। इस वैदिक घड़ी के लिए 85 फीट ऊंचा टावर तैयार कर लिया गया है। उज्जैन में जीवाजी वैधशाला के पास जंतर मंतर पर यह टावर बनाया गया है। इस पर 10 बाई 12 की वैदिक घड़ी लगाई जाएगी। ये दुनिया की पहली डिजिटल घड़ी होगी जिसमें भारतीय काल गणना को दर्शाया जाएगा। ये घड़ी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम तो बताएगी ही, पंचांग और 30 मुहूर्त की भी जानकारी देगी। यानी ये घड़ी सूर्योदय से सूर्य अस्त के साथ ग्रह, योग, भद्रा, चंद्र स्थिति, नक्षत्र, चौघड़िया, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण की जानकारी भी देगी। जो वैदिक घड़ी है इसमें वैदिक समय के साथ, सूर्योदय के साथ जो वैदिक समय का जो चक्र है, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त और सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय। दूसरा, इस घड़ी में घटी है, पल है, कास्था है, मुहूर्त है, दिन है, पल प्रतिपल, बहुत सारी चीजें हैं, संवत्सर, सब कुछ शामिल है। तो लगभग जो विक्रम पंचांग के जो सारे अनुषंग होते हैं काल गणना के, शुभाशुभ मुहूर्त भी होगा, चंद्र ग्रहण होगा, सूर्योदय होगा, तो वो सब भी इसमें समाहित रहेगा। इस घड़ी से जुड़ा मोबाइल ऐप भी लॉन्च होगा, जिसे मर्चेंट नेवी में कार्यरत एक युवा ने बनाया है। वैदिक घड़ी के सभी फीचर इस ऐप में रहेंगे। टावर पर लगाने के बाद इस घड़ी में जो बदलाव होंगे वो इस ऐप में भी नजर आएंगे। आरोह श्रीवास्तव एक युवा वैज्ञानिक है, मर्चेंट नेवी में वो काम करते थे और उन्होंने इसके लिए अपना पूरा समय दिया और इसका एक ऐप डेवलप किया है। वैदिक घड़ी में घंटे, मिनट और सेकंड वाली सुई भी रहेगी। टावर पर एक टेलीस्कोप होगा जो खगोलीय घटनाओं का नजारा दिखाएगा। इंटरनेट और जीपीएस से जुड़ी इस घड़ी का कहीं भी उपयोग किया जा सकेगा। संदीप कुलश्रेष्ठ, उज्जैन, गुड न्यूज टुडे। इस वैदिक घड़ी से क्या क्या पता चलेगा, किन किन घटनाओं की जानकारी मिलेगी, इसका उद्देश्य क्या है, ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। वैदिक घड़ी से वैदिक पंचांग दिखेगा। सूर्य उदय, सूर्यास्त, ग्रह, योग, भद्रा, चंद्र स्थिति, नक्षत्र, चौघड़िया, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण की विस्तृत जानकारी देगी। भारतीय काल गणना के शुद्धतम रूप को दर्शाएगी। घड़ी से विधि, घटी काल, पल का मुहूर्त भी पता चलेगा। भारतीय काल गणना को पुनः स्थापित करने का उद्देश्य। घड़ी के लखनऊ और भोपाल में भी काम जोरों पे है। उज्जैन कर्क रेखा पे स्थित है, इसलिए घड़ी को उज्जैन में स्थापित किया जा रहा है। ये वैदिक घड़ी पंचांग और मुहूर्त भी बताएगी। तो चलिए आपको पंचांग और मुहूर्त के बारे में भी बताते हैं। हिंदू धर्म में पंचांग का शुभ कार्यों के लिए काफी महत्व माना जाता है। पंचांग के 5 अंग होते हैं: नक्षत्र, तिथि, योग, करण और वार। नक्षत्र 27 प्रकार के होते हैं, कभी कभी 28 भी ज्योतिष मानते हैं। तिथि 16 प्रकार की होती है। योग 27 प्रकार के माने गए हैं। करण मुख्य रूप से 11 प्रकार के करण होते हैं। वार एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय के बीच की अवधि को कहते हैं। ये 7 प्रकार के होते हैं: रवि, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। मुहूर्त उस काल को कहते हैं जो शुभ कार्य के योग्य हो। ज्योतिष में सूर्य के बिंब को आधार मानते हुए 15 मुहूर्त बताए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी काशी के दौरे पे हैं। अब से थोड़ी ही देर पहले प्रधानमंत्री मोदी सीर गोवर्धन में संत गुरु रविदास की 647वीं जयंती समारोह में शामिल हुए। उन्होंने यहां संत रविदास की 25 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण भी किया। फिर उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना की और लंगर से प्रसाद ग्रहण किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके पे संत रविदास के अनुयायियों को भी संबोधित किया।
मोदी ने कहा कि काशी का जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरा विशेष जिम्मेदारी है कि मैं बनारस में आप सबका स्वागत करूं और आप सबकी सुविधाओं का खास ख्याल रखूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त वाराणसी में पहुंचे हुए हैं। 2 दिन के दौरे पे हैं, आज उनका दौरा दूसरा है और आज काशी का जनप्रतिनिधि होने के नाते उन्होंने कहा मेरी विशेष जिम्मेदारी है कि मैं बनारस में आप सभी का स्वागत करूं। सचिन तेंदुलकर को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिए बरसों हो चुके हैं, लेकिन वो अब भी जहां जाते हैं सुर्खियों में आ ही जाते हैं। दरअसल वो इन दिनों कश्मीर में छुट्टियां मनाने पहुंचे तो फिर कुछ ऐसा ही नजर आया। घाटी में उनसे जुड़ी हर एक खबर चर्चा में है, देखिए रिपोर्ट। धरती का स्वर्ग कहीं है तो वो कश्मीर में है। खूबसूरत वादियां, शानदार डल झील और ये मनमोहक नजारा। इसी नजारे को अपनी आंखों में कैद करने के लिए इन दिनों मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर घाटी पहुंच गए हैं। यहाँ सचिन पूरे मस्ती के मूड में हैं। वादी कश्मीर आना हो और शिकारा से सफर न हो, भला ऐसा कैसे हो सकता है? तो सचिन ने भी इसका खूब आनंद उठाया। इस दौरान उनका परिवार भी साथ में मौजूद रहा। पत्नी अंजलि और बेटी सारा शिकारा से सैर करते नजर आए। अब भला शिकारा में बैठे हों और चप्पू लेकर इसे अपने हाथ में नहीं चलाया तो क्या चलाया? लीजिए, सचिन ने भी इसे अपने हाथों में थाम लिया, यानी कभी बल्ला तो कभी चप्पू। सचिन किसी भी मामले में पीछे नहीं है। वहीं इसी शिकारा में सामने बैठी उनकी पत्नी और बेटी इन पलों को अपने मोबाइल में कैद करती नजर आईं। उधर सचिन की एक झलक पाने के लिए उनके प्रशंसक दूर दूर से डल झील के किनारे भी जुट गए। ऐसे में जब सचिन शिकारा से उतरे तो लोगों ने उन्हें घेर लिया। वहीं सचिन भी लोगों का अभिवादन करते दिखाई दिए। सर आप कश्मीर आए सर, कुछ बताना चाहेंगे? सर कैसा लगा कश्मीर आके आपको? बहुत एंजॉय कर रहा हूं। सचिन सर हम खेले चलो। वैसे कश्मीर की अपनी इन छुट्टियों में सचिन अपने पहले प्यार यानी बल्ले से दूर नहीं रह सके। ऐसे में 2 दिन पहले जब रास्ते में उन्होंने कुछ युवाओं को क्रिकेट खेलते देखा तो मास्टर ब्लास्टर ने फिर उन्हें अपना जौहर दिखाया। श्रीनगर से अशरफ वानी, गुड न्यूज टुडे। चलो लास्ट बॉल, ये आउट करना पड़ेगा। और चलिए अब बात जम्मू कश्मीर में बदलाव की बात कर लेते हैं। यहाँ के उधमपुर जिले के आंगनबाड़ी केंद्र अब प्री स्कूल हब में तब्दील हो गए हैं और अच्छे पोषण, अच्छी शिक्षा को तकनीक के साथ आधार बनाकर बच्चों के बेहतर कल को बुना जा रहा है। ये तस्वीरें किसी प्राइवेट स्कूल की नहीं, बल्कि ये जम्मू कश्मीर के उधमपुर के आंगनबाड़ी सेंटर की हैं, जो अब प्री स्कूल में तब्दील हो गया है। ये बच्चे यहाँ हंसते हंसते खेल खेल में ककारा सीख रहे हैं। इतना ही नहीं, इस प्री स्कूल हब में 3 से 6 साल के बच्चों को दिन में 2 बार पोषण आहार भी मिलता है। इसके साथ ही वो डिजिटल लर्निंग माध्यम से खेल खेल में नई नई बातें भी सीख रहे हैं। इन बच्चों के माता पिता भी अब इस बदलाव से खुश हैं। इन्हें अब इस प्री स्कूल से काफी संभावनाएं दिख रही हैं। वो मानते हैं कि इससे उनके बच्चों का भविष्य संवरेगा। ऐसे में बड़े ही उत्साह से उन्हें प्री स्कूल में भेज रहे हैं और सरकार को धन्यवाद भी कर रहे हैं। बच्चों को फैसिलिटी, बच्चे यहाँ पे आते हैं, खेलते हैं, फैसिलिटी उनको खाने पीने में पौष्टिक चीजें मिलती हैं। यहाँ पे खेलते कूदते हैं, किसी चीज का भी वो नहीं है। यहाँ पे पीछे गवर्नमेंट जो बेचती है वो हर एक चीज मिलती है बच्चों के लिए। तो आंगनवाड़ी में जो है वेल एजुकेटेड टीचर्स हैं, सभी वर्कर्स हैं, ये सभी उनको जो है अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। अब गवर्नमेंट हमें बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ दे रही है बच्चों के लिए, जैसे टॉयज़, बच्चों के लिए न्यूट्रिशन, बच्चों के लिए दवाइयाँ, मेडिसिन वगैरह, ये सारी हमें टाइम टू टाइम प्रोवाइड कर रही है। उधमपुर के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों को इस तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं। सरकार की कोशिश है कि इन आंगनबाड़ी केंद्रों को और संवारा जाए ताकि बच्चे ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़ें।
जो हमारे बच्चों को न्यूट्रिशन दी जाती है उसकी अलग से एक रेसिपी बनाई जाती है डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी पे, और बच्चों को मॉर्निंग स्नैक्स दिए जाते हैं और दोपहर को लंच दिया जाता है। इसमें आप हाईटेक हम कह सकते हैं, हाईटेक हुए हैं हमारे हर सेंटर पे जो पोषण ट्रैकर से उसकी बच्चे की जो भी ग्रोथ पैरामीटर्स है वो मेजर किए जाते हैं। उसके अलावा कुछ सेंटरों में मॉडर्न गैजेट्स भी दिए गए हैं, टीवी की फैसिलिटी दी गई है, बायोमेट्रिक अटेंडेंस है, आरओ लगे हुए हैं, टॉयलेट और ड्रिंकिंग वाटर का खास ध्यान रखा गया है। तो ये दिन दिन हमारे सेंटर जो अपग्रेड हो रहे हैं। बच्चों के संपूर्ण विकास, अच्छे पोषण और तकनीकी माध्यम से शिक्षा देने की ये पहल उधमपुर में सिर्फ बच्चों को ही नहीं बल्कि उनके पूरे परिवार और समुदाय को भी विकास की नई राह दिखा रही है। यकीनन उधमपुर का ये प्री स्कूल हब इन बच्चों के बेहतर कल को गढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। लंच टाइम के इस आखिरी पड़ाव में हम आपको किसी महान व्यक्ति के विचार दिखाते हैं। डालते हैं नजर आज के विचार पर। रतन टाटा ने कहा है, उन पत्थरों को उठाइए जो लोग आप पर फेंकते हैं और उनसे एक स्मारक खड़ी कर दीजिए। उम्मीद है खबरों के इस लंच टाइम में आपको पेट भर जानकारियां मिली होंगी। और चलिए इस वादे के साथ छोड़ जाते हैं, लंच टाइम में मुलाकात होगी आप सभी के साथ सोमवार को। अपना बहुत ख्याल रखिए, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।